नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मंत्री हों या विधायक हों, वो भले ही योगी के अंडर हो, पर मुलाकात अमित शाह से करना चाहते हैं। अब वो चाहे डिप्टी सीएम नंबर 1 केशव प्रसाद मौर्य हो, या फिर डिप्टी सीएम नंबर 2 ब्रजेश पाठक हो, या फिर कोई भी मंत्री, राज्य मंत्री, सब के सब अमित शाह के करीब जाना चाहते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे उत्तर प्रदेश में सत्ता की गंगोत्री अमित शाह के दफ्तर से निकल रही हो। लेकिन योगी भी कम नहीं है, और खासकर जब से योगी दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से वो समझ गए हैं कि सरकार को कब्जे में कैसे लिया जाता है। अब योगी और अमित शाह के सत्ता के संघर्ष के बीच उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में नेता और अफसर धीरे धीरे 2 खेमों में बंटे जा रहे हैं, एक शाह का, एक योगी का। और ये खेमेबाजी इधर कुछ दिनों से काफी तेज हो गई है, और पहला राउंड इस खेमेबाजी के युद्ध का योगी आदित्यनाथ ने जीता है। आज कुछ बड़े खुलासे आपके सामने करने जा रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि ये वीडियो आप आखिर तक देखिएगा, क्योंकि सत्ता संघर्ष उत्तर प्रदेश का, वो उत्तर प्रदेश जिसके बिना मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अब दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले, खुलासा करने से पहले जरा इस सत्ता संघर्ष को समझ लें, योगी और शाह के बीच में। अब ऐसा कहा जाता है कि 2025 में जब आरएसएस के, जी हां, संघ के 100 साल पूरे होंगे, उस वक्त मोदी की उम्र 75 साल होगी, 75 साल होगी। और उस साल अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं 2024 के बाद, तो कुछ बड़ी जबरदस्त ऐतिहासिक घोषणाएं मोदी करेंगे, और उसके बाद जो नियम आरएसएस या मोदी जी ने अघोषित रूप से तय किए हैं, वो रिटायर हो सकते हैं। अब इस बात पर मुझे यकीन नहीं है, लेकिन संघ के, भाजपा के लोग ऐसा कहते हैं कि वो रिटायर हो सकते हैं 75 साल के बाद, और तब उम्मीदवारी की बात होगी। और ऐसा कहा जाता है कि 2 उम्मीदवार होंगे, 2 ताकतवर उम्मीदवार, एक अमित शाह, गुजरात लॉबी को रिप्रेजेंट करने वाले, और दूसरे योगी, हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करने वाले। और इसी को लेकर ये घमासान है। अब ये जो अमित शाह का खेमा था, जिसमें कई ताकतवर मंत्री हैं, इन्होंने योगी जी के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी, वो थोड़ा जल्दी कर दी। लेकिन योगी ने भी उस मुहिम को, जो उनके खिलाफ हुई थी तबादलों की राजनीति को लेकर, उसको ना सिर्फ ध्वस्त किया, लेकिन कहीं ना कहीं उस लॉबी को आईना भी दिखाया है। अब ये जो तबादलों की राजनीति थी उत्तर प्रदेश में, जिसमें अमित शाह और योगी के खेमे आपस में टकरा गए थे, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया, आप तफसील से देख सकते हैं। लेकिन जिस्ट में जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, उसकी मैं वजह बताना चाह रहा हूं कि पहले राउंड की जंग क्या थी। पहले राउंड में दरअसल 3 मंत्री जो अमित शाह के करीबी थे, जिसमें जितिन प्रसाद, जिसमें ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री काफ़ी लोकप्रिय, और दिनेश खटिक जो दलितों को रिप्रेजेंट करते हैं, इनको कहीं ना कहीं अपने विभागों में तबादलों को लेकर बहुत सी शिकायतें थी, और इनका यह आरोप था कि भ्रष्टाचार हो रहा है, ट्रांसफर्स को लेकर, पोस्टिंग्स को लेकर, इंजीनियर की पोस्टिंग को लेकर, या फिर अफसरों की पोस्टिंग को लेकर, या डॉक्टरों की पोस्टिंग को लेकर। और इस राउंड को बड़ी खूबसूरती से और सलीके से योगी ने जीत लिया। अब योगी जी ने बड़े सलीके से, जो अमित शाह खेमे के मंत्री हैं, यानी जितेंद्र प्रसाद हैं, या ब्रजेश पाठक हैं, या दिनेश खटिक हैं, दिनेश खटिक तो खैर राज्य मंत्री हैं, जो बड़े मंत्री हैं जैसे पाठक जी हुए या फिर जितेंद्र प्रसाद हुए, इनके यहाँ अपने सचिव बैठा दिए। सीनियर आईएएस अफसर जो इनके मंत्रालयों में हैं, वो योगी जी के खास हैं। और ये जो मंत्री थे, ये इन सचिवों को हटाना चाहते थे, इसलिए भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ। योगी जी ने एक जांच बैठा दी। जांच में छोटे मोटे अफसरों को तो किनारे कर दिया, लेकिन जो उनके खास थे, यानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, या आप कह सकते हैं सेक्रेटरी, उन सबको बचा लिया। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, स्वास्थ्य में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमित मोहन, इन पर ही आरोप लगे थे। ब्रजेश पाठक इनको हटाना चाहते थे, लेकिन योगी ने इनको क्लीन चिट दिलवाई। हेल्थ सेक्रेटरी रविंदर पाठक जी को इनसे भी परेशानी थी,
इनको भी क्लीन चिट दे दी, डीजी हेल्थ को भी क्लीन चिट दे दी, और 3-4 जो छोटे मोटे अधिकारी थे इनके खिलाफ एक्शन लिया। यानी कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त दांव योगी ने खेला और पहला राउंड कहीं ना कहीं ऐलान करके जीत लिया। अब अमित शाह के जो चहेते मंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ का जो कैंप है, इसमें जो टकराव है, इस पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं, इसलिए मैं बहुत तफसील से नहीं जाऊंगा। अगर आपको दिलचस्पी है इस जंग को समझने की पहले राउंड की, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, इस पर क्लिक कर सकते हैं। मैं आता हूं असली मुद्दे पर कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह, इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो कौन भारी है? अगर पीएम की उम्मीदवारी है तो क्या योगी भारी हैं या अमित शाह भारी हैं? इसको एक बार दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं, और ये समझ गए तो बीजेपी की जड़ आपने पकड़ ली है 2024 की। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, कौन कितना ताकतवर है और उसकी ताकत किस बिना पर है। आइए इसको देखते हैं इस ग्राफिक्स की नज़र से। अब दोस्तों, अमित शाह को अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उनका यह है कि पार्टी में ज़बरदस्त बैठ है, पार्टी में ज़बरदस्त पकड़ है, बीजेपी में, उसके ऑर्गेनाइजेशन में, उसके संगठन में। और उत्तर प्रदेश में सुनील बंसल जो संगठन महामंत्री हैं, वो अमित शाह के ही व्यक्ति हैं, और इसलिए एक छत्र राज कह सकते हैं पार्टी पर अमित शाह का है, चाहे वो संगठन हो या संगठन के फंड्स हो या इलेक्शन कैंपेन हो, वहां पर अमित शाह बहुत मजबूत विकेट पे खड़े हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी, जो आप कह सकते हैं कि उनकी हिंदू युवा वाहिनी थी, वो शुरू में बीजेपी में थे भी नहीं, आरएसएस में भी शुरू में उनकी पैठ बहुत कम थी, संगठन में उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि अब धीरे धीरे पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर आप सरकार में देखेंगे तो दोनों उप मुख्यमंत्री, जी हाँ, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, वो अमित शाह कैंप के माने जाते हैं, जबकि योगी जी के कुछ चंद ही मंत्री हैं जो उनके करीबी हैं। इसी तरह से अगर आप ब्यूरोक्रेसी देखें जो सरकार चलाती है, डीएम है, एसपी है, डीआईजी है, डीजी है, सेक्रेटरी है, कमिश्नर है, इस पर कम दखल है उत्तर प्रदेश में अमित शाह की, उनको मौका नहीं मिला। और योगी आदित्यनाथ ने 5 साल मुख्यमंत्री रहकर ब्यूरोक्रेसी को जैसे अपने हाथों में, मुट्ठी में कैद कर लिया हो। जबरदस्त पकड़ है उनकी, और लोग तुलना करने लगे हैं मायावती से। जिस तरह से मायावती से ब्यूरोक्रेसी घबराती थी, आज योगी ने वो स्थिति बना ली है। अब चौथा पॉइंट अगर देखें तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि उत्तराधिकारी बनने के लिए तो फिर जो बादशाह है, कहीं ना कहीं उसकी सहमति चाहिए, और बादशाह मोदी है। तो बादशाह के जो करीब हैं गुजरात लॉबी के, वो आप कह सकते हैं अमित शाह हैं, उसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन इधर मोदी से भी घनिष्ठता बनाने की कोशिश हो रही है, कहीं ना कहीं योगी कर रहे हैं। हालांकि वो जो उनके संबंध हैं गुजरात लॉबी से, वो नरम गरम है। और पांचवा एक इम्पॉर्टेंट, कि अगर आपको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना है तो बिना कॉरपोरेट के हिंदुस्तान में मुमकिन नहीं है। कॉरपोरेट लॉबी आंख बंद करके अमित शाह के साथ है, चाहे वो अंबानी का ग्रुप हो, चाहे रानी का ग्रुप हो, या बाकी ग्रुप्स हों। और ये एक दुखती रग है योगी आदित्यनाथ की, कॉरपोरेट पावर। हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके ज़रिए वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति है। अब अमित शाह जैसे कद्दावर नेता, जी हाँ, मोदी सरकार में इतना कद्दावर नेता के सामने खड़ा होना बहुत मुश्किल चुनौती है। लेकिन योगी कोशिश कर रहे हैं, जो कोशिश दिल्ली में राजनाथ सिंह और गडकरी नहीं कर पाए, वो कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, अमित शाह के सामने पैरेलल खड़ा होना, उस कद पर आने का। और इसके लिए एक बार उनकी टीम देख लेते हैं। अब इस टीम में जो योगी जी की टीम है, इस टीम में जाहिर तौर पर नेता नगरी कम है, मंत्री कम है, और मंत्री जो हैं भी आप कह सकते हैं वो बीजेपी में, बीजेपी के नेतृत्व में बहुत पैठ नहीं रखते हैं। जैसे स्वतंत्र देव सिंह हैं, ये बीजेपी के पहले अध्यक्ष रहे और इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर हैं, योगी जी के बहुत खास हैं। राकेश सचान एक और कैबिनेट मिनिस्टर, वेंकेश्वर सिंह, ये वो राज्य मंत्री हैं जो ब्रजेश पाठक के मंत्रालय में जिनको योगी जी ने रखा है। काफ़ी खबरें बताते होंगे वो ब्रजेश पाठक के बारे में। दयाशंकर सिंह ट्रांसपोर्ट के मंत्री हैं, और ये भी बहुत खास हैं। अभी एक आरोप ये लगता है योगी जी पर कि जो सिंह हैं, जो ठाकुर हैं, जो ठाकुर लॉबी है, उसके ज़्यादातर मंत्री और ऑफिसर उनके साथ हैं। लेकिन ये जो आरोप है
कहीं ना कहीं इनसे उभरने की कोशिश योगी कर रहे हैं 2.0 जब से वो दोबारा मुख्यमंत्री बने। और उन्होंने कोशिश करी है कि बाकी जो चाहे वो ब्राह्मण लॉबी हो, चाहे वो कायस्थ लॉबी हो, सबको साथ लेने की कोशिश करी, क्योंकि उनका जो ध्यान है, जो उनकी जो मंजिल है, वो जो निशाना है, वो प्राइम मिनिस्टर दिल्ली तक का है। और इसलिए वो सबको साथ लेके चल रहे हैं। एक बार ब्यूरोक्रेट्स पर भी नज़र मार के देख लें। अवनीश अवस्थी, इनके बारे में कुछ कहना नहीं, क्योंकि सबसे सुपरस्टार ब्यूरोक्रेट हैं, रिटायरमेंट होने वाले हैं। योगी जी कोशिश कर रहे हैं इनको एक्सटेंशन दिलाने की। मनोज कुमार सिंह, हाँ मनोज कुमार सिंह, अब ये मत कहिएगा कि सिर्फ ठाकुर लाइन पे हैं, ठीक ठाक अधिकारी हैं, IAS अधिकारी हैं। ये आँख और कान है इस वक्त, सीनियर IAS अधिकारी, आँख और कान योगी आदित्यनाथ की। संजय प्रसाद उनके CMO में है। और DS चौहान बहुत कामयाब पुलिस अधिकारी रहे और लखनऊ के SP सिटी से लेकर वो DGP बने हैं। हालांकि भी फुल फ्लेजेड DGP नहीं बने, उसकी एक अलग कहानी मैं कभी आपको बताऊंगा। लेकिन DS चौहान जो इंटेलिजेंस चीफ भी हैं, वो योगी के आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में संजय हैं, और योगी उन पर बहुत बिलीव करते हैं। तो ये एक टीम है। मैंने मुख्तसर से कुछ नाम दिए, डिटेल में जाने का टाइम नहीं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये जो 4-5 ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके नीचे कम से कम 50 ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो उत्तर प्रदेश चलाते हैं और जिनकी कमान योगी के हाथ में है। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर मैं और ऐड करना चाहता हूँ। योगी का जो मॉडल है, कहीं ना कहीं वो जो मॉडल है वो नरेंद्र मोदी के मॉडल से डिराइव होता है, उससे इंस्पायर होता है, वहाँ से प्रेरणा मिलती है। और ये जो योगी ने मॉडल खड़ा किया है पिछले 5 साल के तजुर्बे पर मुख्यमंत्री के तौर पे, ये ब्यूरोक्रेट्स बेस्ड मॉडल है, जहाँ पर वो IAS IPS और जो उनके लॉयलिस्ट हैं, उनके वफादार हैं, उनको चुनते हैं, उनको ताकत देते हैं और उनके थ्रू वो अपनी स्कीम्स को एग्जीक्यूट कराते हैं। यानी योगी के स्कीम ऑफ थिंग्स में, उनकी प्लानिंग में कहीं ना कहीं मंत्री जो हैं या विधायक, उनका उतना रोल नहीं है। और शायद इसीलिए पिछली बार 150 से ज़्यादा विधायकों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था, धरने पे बैठ गए थे। तो योगी जो हैं वो मोदी मॉडल पे चल रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स को लेकर चलते हैं। और इसीलिए अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे, जैसे आजकल कांवड़ियों का जुलूस निकल रहा है और ये जो कांवड़िया भक्त जा रहे हैं हरिद्वार, इन पर पुष्प वर्षा की जा रही है हेलीकॉप्टर से। अब कायदे से अगर कोई और होते, अटल बिहारी वाजपेयी होते, अडवाणी होते, कल्याण सिंह होते, तो ये पुष्प वर्षा करने का, फूल बरसाने का मौका ये मंत्रियों को देते, पॉलिटिकल इवेंट है। लेकिन योगी ने फूल बरसाने का जो दायित्व दिया है वो DM, SP, DIG, IG को दिया है, विधायक मंत्रियों को नहीं। तो ये एक उनका मॉडल है, जहाँ पर वो बहुत से ऐसे काम जो सेमी पॉलिटिकल हैं वो भी ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू कराते हैं। और इसलिए सरकार पर आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनका अख्तियार है, पहले से बेहतर है। अब अमित शाह, जिनको BJP का चाणक्य कहा जाता है, जिनको कलयुग का चाणक्य कहा जाता है, और जो शतरंज की तरह राजनीति की हर चाल को सोच समझ के खेलते हैं, और ये भी कहा जाता है कि अमित शाह ने 3-3 सरकारें गिरा दी, कर्नाटक में सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जैसे एक बड़े आप कह सकते हैं नेता को, कांग्रेस को ढेर कर दिया, और फिर ऑपरेशन जो उन्होंने महाराष्ट्र में किया। अब ऐसे अमित शाह के बराबर आना या उनको चैलेंज देना या प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर उनके बराबर खड़ा होना योगी के लिए कोई आसान काम नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मेरी पत्रकारों से लखनऊ में बात हुई, क्योंकि मामला योगी का है, अमित शाह का है, बहुत नाजुक है, कई पत्रकार कैमरे पर आना नहीं चाहते, वरना मैं ज़रूर उनसे रूबरू आपको कराता। उनका ये कहना है कि 2 चीज़ें जो जहाँ पर योगी काफ़ी कमज़ोर थे, उन्होंने उन 2 चीज़ों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। और ये आप 360 डिग्री ग्राफिक्स देखिए कि 360 डिग्री में आप देखेंगे कि किस तरह से अमित शाह ने घेराबंदी कर रही थी। और अगर आप देखेंगे आरएसएस में जहाँ योगी जी की पैठ कम थी, वहाँ पर मोहन भागवत को कहीं ना कहीं अपने साथ लेने की कोशिश करी योगी आदित्यनाथ ने। और पिछली बार जब योगी आदित्यनाथ को पंचायत चुनाव के बाद हटाने की एक मुहिम छिड़ी थी विधानसभा चुनाव से पहले, उस वक्त आरएसएस ने ही कहीं ना कहीं योगी को बचाया और कुर्सी पर बरकरार रखा। एक और चीज़, ऑफिस ऑफ चीफ सेक्रेटरी, नीचे आप देख रहे हो लिखा है न्यूट्रल। ये जो चीफ सेक्रेटरी हैं DS मिश्रा, दुर्गा शंकर मिश्रा, ये प्रधानमंत्री के आदमी हैं।
और अमित शाह और प्रधानमंत्री ने सलाह करके DS मिश्रा को पिछले साल भेजा था, बाद में उनको एक्सटेंशन दिया कि अब चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश चलाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बाकी ब्यूरोक्रेसी पर जिस तरह से कब्जा है योगी आदित्यनाथ का, उन्होंने कम से कम दुर्गा शंकर मिश्रा, चीफ सेक्रेटरी, जो दिल्ली दरबार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे या कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं न्यूट्रल कर दिया, तटस्थ कर दिया। यानी आप कह सकते हैं कि ना वो योगी के साथ हैं ना दिल्ली के साथ हैं, जो एक ब्यूरोक्रेट से आप अपेक्षा करते हैं न्यूट्रल रहने का, न्यूट्रल बना दिया है उन्होंने दुर्गा शंकर। और कई ऐसे दिल्ली दरबार के लोग हैं जिनको जीतने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में अमित शाह का अलग कैंप है, योगी का अलग कैंप है। जो बीजेपी कवर करते हैं रिपोर्टर, वो तो बोलेंगे नहीं, जो गोदी मीडिया के एंकर हैं, संपादक हैं, उनकी भी हिम्मत नहीं होगी। और जाहिर तौर पर कैमरे पर ऐसी चीज़ आती नहीं है। ये एक स्पेकुलेटिव खबरें हैं जहाँ पर हम चीज़ों को स्पेकुलेट करते हैं, एक्शन के आधार पर उनको एनालाइज करते हैं, और तब हमें दिखता है कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ खेमेबाजी है। और मेरी जो पत्रकारों से ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, उनका ये भी कहना है कि इधर योगी आदित्यनाथ वो अपनी इमेज को भी बिल्ड ओवर कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि एक पैन इंडिया इमेज हो, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश या गोरखपुर, पूरे उत्तर भारत में, बल्कि यूँ कहें कि समूचे भारत में वो एक अपनी इमेज को बिल्डअप कर रहे हैं। और अक्सर आप देखेंगे, और मैंने भी देखा है, उनकी होर्डिंग्स आपको मुंबई में दिख जाएगी, उनकी होर्डिंग आपको बेंगलोर में दिखेगी। जो उत्तर प्रदेश के बाहर के अखबार हैं या चैनल हैं, उनमें भी योगी आदित्यनाथ आपको दिखते रहते हैं। तो ये एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज हो रही है। और एक एक्सरसाइज और कि वो जो बुलडोज़र की बात हो रही थी और उसको लेकर काफ़ी आलोचना, उसको भी थोड़ा सा रियलाइज़ करने की कोशिश करिए। हालांकि हिंदुत्व, प्रचंड हिंदुत्व के प्रतीक हैं और वो इमेज ही उनकी ताकत है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि थोड़ा सा एक मुस्लिम्स को भी लेके थोड़ा सा, आप ये कह सकते हैं, हल्का सा चीज़ों को डाइल्यूट करने की कोशिश करिए। जैसे लुलु माल था, लुलु माल आपको पता ही है, एक मुस्लिम व्यवसायी का है, दुबई के हैं, केरल से जुड़े हुए हैं, और लोग कह रहे थे कि शायद योगी आदित्यनाथ न्योता स्वीकार ना करें। लेकिन ना सिर्फ उन्होंने न्योता स्वीकार किया, बल्कि लुलु मॉल के मालिक के साथ भी वो आप देखेंगे कि गाड़ी में बैठे उद्घाटन कर रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा। तो कहीं ना कहीं ये उन अपनी छवि में सुधार कर रहे हैं, क्योंकि जहन में वही 2024 के बाद देश की राजनीति कैसे बदलेगी और योगी उस राजनीति में कि किस केंद्र में होंगे, तैयारी वो है। अब दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि अमित शाह को आप एकदम ही डिस्काउंट कर देंगे। उनका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है अमित शाह का, वो ये है कि वो गुजरात लॉबी को रिप्रेजेंट करते हैं। और जहाँ तक नरेंद्र मोदी की बात है, पिछले 30-35 साल में अगर कोई हमसफ़र रहा सियासत में, हमराज रहा, तो वो सिर्फ एक शख्स है, अमित शाह। और यही उनका प्लस पॉइंट है। और शायद इसीलिए अमित शाह जानते हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनको चुनौती योगी आदित्यनाथ से मिली। जैसे एक समय उनको लग रहा था कि चुनौती देवेंद्र फडणवीस से मिल सकती है अगर वो दोबारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो जाते हैं, क्योंकि फडणवीस भी कहीं ना कहीं मोदी के बहुत, आप कह सकते हैं, चहेतों में एक हैं। और मोदी ने नितिन गडकरी को किनारे कर महाराष्ट्र में उनको खड़ा किया था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि डिप्टी CM बना दिया देवेंद्र फडणवीस को। तो अमित शाह की जो, आप कह सकते हैं, उनके जो एक्शन हैं वो अक्सर अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। एक्शन होने के बाद ही पता लगता है कि अमित शाह ने क्या फैसला लिया था। बहरहाल, ये जो खेमेबाजी है, सुनने में आपको भी अच्छा लगा होगा, बताने में मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन बीजेपी पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में ये जो खेमेबाजी है ये भाजपा पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि भाजपा की नज़र, प्रधानमंत्री मोदी की नज़र जो है वो उत्तर प्रदेश में 2024 में, और प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते हैं कि 2024 तक योगी को डिस्टर्ब किया जाए। जैसे बिहार में वो नीतीश को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते और बहुत से कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मोदी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, गुड ह्यूमर में रख रहे हैं योगी को। और उधर अमित शाह थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनके खेमे में आपको जल्दबाजी दिखती है। वो चाहते हैं 2024 से पहले ही ये हिसाब बराबर हो। बहरहाल, जो भी हो, ये जो खेमेबाजी अगर रुकी नहीं, ये खेमेबाजी अगर थमी नहीं पूरी तरह से,
तो इसका असर ना सिर्फ बीजेपी की परफॉर्मेंस पर होगा बल्कि 2024 के फाइनल पर भी होगा। मैं अपडेट करता रहूँगा इस पर। तो आज का ये वीडियो था, आपके सजेशन मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा, क्या थे कमेंट्स में। पॉलिटिकल स्टोरी है इसलिए मैं हमेशा इंतज़ार करता हूँ पॉलिटिकल कमेंट्स का। और एक बार फिर से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल का जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर आप कहीं ना कहीं क्लिक करिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बस यही मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।